कहानी की शुरुआत होती है 1947 में, जहां एक बैंकर एंडडी पर अपनी पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या का इल्जाम है। लेकिन अदालत में सारे सबूत एंडडी के खिलाफ जाते हैं और वह अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाता। इसलिए जज उसे 2 हत्या करने के जुर्म में उसे 1 नहीं बल्कि 2 उम्र कैद की सजा सुनाता है। सजा मिलने के बाद एंडडी को शशांक रिडेंशन नाम के एक ऐसे जेल में भेजा जाता है जहाँ से आज तक कभी भी कोई कैदी फरार नहीं हो सका है। इस जेल में ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसी जेल में बिता दी है। इस जेल के कायदे और कानून इतने ज्यादा सख्त हैं कि अगर कोई गलती करता है या जेल से भागने की कोशिश भी करता है तो उसे मार मार के अधमरा कर दिया जाता है। इस जेल में हमें रेड नाम के कैदी को दिखाया जाता है जो पिछले 20 साल से इस जेल में कैदी है। रेड एक ऐसा कैदी है जेल में कुछ भी सामान ला कर दे सकता है और हर चीज का इंतजाम कर सकता है। हम देखते हैं कि आज भी रेड का पैरोल रिजेक्ट कर दिया जाता है। तभी एंडडी के साथ साथ बहुत सारे कैदियों को बस में लाया जाता है। रेड और उसके दोस्त कैदियों पर सिगरेट का बेट लगाते कि कौन सबसे पहले रोएगा। रेड एंडडी पर 10 सिगरेट का बेट लगाता है। उसके बाद उन सारे नए कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है और उन्हें एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। वहाँ पर हम क्रूर गार्ड कैप्टन हेडली और जेल के हेड सैमुअल नॉर्टन को देखते हैं जो कैदियों को जेल के रूल बताता है। जिसके बाद इन कैदियों को काफी अपमानजनक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले उन्हें पानी से धुला जाता है और बाद में उनके शरीर पर एक केमिकल पाउडर फेंका जाया जाता है जिससे उन्हें जलन महसूस होती है और उन्हें एक बाइबल और यूनिफॉर्म देकर सलाखों में बंद कर देते। अब सवाल है कि रात में कौन सा नया कैदी सबसे पहले रोएगा। लाइट बंद होने के बाद सारे पुराने कैदी चिल्लाने लगते हैं और नए कैदियों को डराने लगते ताकि इनमें से कोई रो सके। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा आदमी घबरा कर रोने लगता है और चिल्लाकर कहने लगता है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। तभी उसकी आवाज सुनकर कैप्टन हेडली वहाँ पर आता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है जिससे वह कैदी बेहोश हो जाता है और रेड यह बेट हार जाता है। अगली सुबह सारे कैदियों को खाना दिया जाता है। तभी एंडडी की मुलाकात ब्रुक्स से होती है। ब्रुक्स कई सालों से जेल में था और अब वह इस जेल को ही अपना घर समझता है। वह यहाँ पर काफी खुश है। ब्रूस जेल में लाइब्रेरियन का काम करता है। तभी एंडडी को यहाँ पर पता चलता है कि कल रात कैप्टन हेडली ने जिस आदमी को पीटा था उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे, लेकिन डॉक्टर ना होने के कारण वह कैदी तड़प कर मर गया। शुरू में एंडडी बहुत दिनों तक किसी से कोई बात नहीं करता, लेकिन करीब 1 महीने के बाद एक दिन वह रेड से बात करने के लिए आता है। एंडडी रेड से कहता है कि उसे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर चाहिए। रेड एंडडी से पूछता है, क्या तुम उस हथौड़े से जेल में सुरंग बनाना चाहते हो? एंडडी कहता है, जब वह हथौड़ी आएगी तुम खुद समझ जाओगे। रेड एंडडी को यहाँ पर आगाह भी करता है। वह उसे 3 कैदी दिखाता है और बताता है कि यह सिस्टर गैंग है जिनकी तुम पर गंदी नजर है। एंडडी के कहने पर रेड उसके लिए हथौड़ी मंगवा देता है और जब वह हथौड़ी देखता है तो मन ही मन सोचता है, इस हथौड़ी से जेल में सुरंग बनाने में 600 साल लग जाएंगे। दरअसल एंडडी को पत्थर तराशने का शौक होता है और इसीलिए उसने हथौड़ी मंगवाई होती है। एंडडी तक हथौड़ी को पहुंचा दिया जाता है। अब कुछ दिनों बाद वह सिस्टर गैंग जिनकी एंडडी पर गंदी नजर होती है उसे मौका देखकर पकड़ लेते हैं और उसका शारीरिक शोषण करते हैं। यह सिलसिला अगले 2 साल तक इसी तरह से चलता रहता है, लेकिन एंडडी ने कभी इसकी किसी से कोई शिकायत नहीं की। उसके शरीर पर हमेशा छोटों के निशान रहते और चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है जिसमें रेड अपना दिमाग लगाकर एंडडी और अपने सारे दोस्तों का नाम डलवा देता, जिससे वह सभी साथ में खुले में जाकर खुली सांस ले पाए और कुछ पल के लिए ही सही आजादी महसूस कर पाए। यहाँ यह सभी छत की मरम्मत कर रहे होते हैं कि तभी इनका इंचार्ज कैप्टन हेडली थोड़ा परेशान होता है और अपने साथियों को बताता है कि मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा सरकार को टैक्स के रूप में चला जाएगा। एंडडी और उसके साथी भी ये बात सुन रहे होते हैं। एंडडी हेडली के पास जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो? ये बात सुनते ही हेडली को गुस्सा आ जाता है और वह उसे पकड़कर छत के किनारे पर ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे नीचे फेंकता, एंडडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है जिसके हिसाब से कोई भी इंसान अपनी पत्नी को पूरे जीवन काल में वह $60,000 तक गिफ्ट कर सकता है और इस पैसे पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की जरूरत होगी। हेडली कहता है, वकील तो सारे पैसे चूस जाएंगे, लेकिन तभी एंडडी कहता है, यह काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा, बदले में तुम मेरे सभी साथियों को 3-3 बियर पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडडी के सभी साथी छत पर बियर का मजा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडडी ने हेडली का काम कर दिया है। अब कुछ दिनों बाद यहाँ जेल में सभी कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। एंडडी उस कमरे से बाहर चला जाता है, पर जब वह बाहर जाता है तो सिस्टर गैंग वाले
वाले एंडेडी को वह मार मार कर इतना जख्मी कर देते हैं कि वह 1 महीने के लिए हॉस्पिटलाइज हो जाता है, जिसकी वजह से सिस्टर गैंग के हेड जिसने एंडेडी को बहुत बुरी तरह से मारा था उसे 1 हफ्ते के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाता है। 1 हफ्ते बाद जब वह वापस अपने सेल में जाता है तो वहाँ पर कैप्टन हेडली आता है, जिसका एंडेडी ने $30,000 का टैक्स बचाया था। हेडली उस आदमी को इतनी बुरी तरह से मारता है कि वह हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। अब कुछ दिनों के बाद इस जेल का नॉर्टन एंडेडी के सेल में आता है और उसके सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी तो एक बहाना था। उसके ऑफिसर ने उसे बताया था कि किस तरह से एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया था, इसीलिए वह एंडेडी से मिलना चाहता था। एंडेडी के हाथ में बाइबल होती है जिसे वह ले लेता है। उसे भी बाइबल पर बहुत विश्वास है। एंडेडी के सेल के अंदर बहुत सारे एक्टर्स की फोटोज होते हैं और साथ ही एक एक्ट्रेस का बहुत बड़ा पोस्टर भी। नॉर्टन यहाँ से निकल जाता है, पर कुछ ही पल बाद वह लौट कर आता है और उसके हाथ में जो एंडेडी की बाइबल होती है वह उसे लौटाते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है। नॉर्टन एंडेडी से इम्प्रेस हो जाता है, इसीलिए वह उसे अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में वही बूढ़ा आदमी ब्रुक्स होता है जो कई सालों से लाइब्रेरी को संभाल रहा था और एंडेडी उसके अंडर काम करने लगता है। अब एंडेडी यहाँ पर दूसरे ऑफिसर्स की ITR भरना भी शुरू कर देता है। जैसे जैसे साल बीतते हैं एंडी के पास काम बढ़ता ही चला जाता है। उसे एक असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है और वह अपना असिस्टेंट अपने सबसे अच्छे दोस्त रेड को बनाता है। धीरे धीरे इसी तरह से वक्त बीतता चला जाता है और एक दिन लाइब्रेरियन ब्रुक्स, जिसके अंदर एंडेडी काम करता है, वह एंडेडी के दूसरे दोस्त की गर्दन पर चाकू लगा देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, पर वह इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। ये जेल की दुनिया ही उसकी असली दुनिया है। जेल से छूटने के बाद लाइब्रेरियन ब्रुक्स को सच में बहुत अजीब लगता है। 50 सालों में बाहर की दुनिया की रफ्तार बहुत बढ़ गई थी। जहाँ सड़क पर पहले एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ है और इस भीड़ भाड़ की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में ब्रुक्स सर्वाइव नहीं कर पाता और वह अपनी जान दे देता है। लेकिन मरने से पहले उसने अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखी थी। ब्रुक अब नहीं रहा। यह जानकर उसके सारे साथी दुखी हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन कुछ नए कैदियों को जेल में लाया जाता है, जिसमें टॉम नाम का भी एक कैदी था। टॉम बहुत यंग और घमंडी होने के साथ बहुत फ्रेंडली भी था। वह बहुत ही जल्द लोगों में घुल मिल जाता था। टॉम इससे पहले भी चोरी के मामले में कई जेलों में जा चुका है, पर जब उसे पता चलता है कि एंडेडी ने आज तक कई लोगों की मदद की है तो वह उसके पास जाता है और उसे कहता है कि वह अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करना चाहता है ताकि जेल से निकलने के बाद वह अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ एक अच्छी जिंदगी जी सके। एंडेडी इसमें उसकी मदद करता है। एक दिन टॉम रेड के पास जाता है और कहता है कि एंडेडी बहुत इंटेलिजेंट है, वह इस जेल में क्या कर रहा है। तब रेड बताता है उसने अपनी बीवी को किसी और के साथ सोते हुए देखा और उसने उन दोनों को ही मार दिया। यह सुनकर टॉमी को कुछ याद आ जाता है और वह सीधे एंडेडी से मिलने के लिए जाता है और बताता है कि 4 साल पहले मैं एक जेल में गया था जहाँ पर उसे कैदी मिला था। जब उसने उस कैदी से पूछा कि वह जेल किस कारण आया है, तब उस कैदी ने बताया कि एक रात को एक घर में चोरी करने गया। उस घर का ओनर जाग गया और उसने ओनर को और उसकी पत्नी को गोली मार दी। बाद में उसे पता चला कि वह दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे। वह औरत एक बहुत बड़े बैंकर की पत्नी थी और उस बैंकर को उसकी पत्नी और उसकी पत्नी के लवर के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। यह सब जानने के बाद एंडेडी नटन के पास जाता है और उसे यह सब कुछ बताता है और कहता है कि मुझे एक बार अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिलवा दो। लेकिन नटन जानबूझकर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एंडेडी वो इंसान है जो उसके काले पैसों को व्हाइट में बदलता है। वो उसके सारे राज जानता है। एंडेडी उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि मैं तुम्हारे काले पैसे के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात से नटन को गुस्सा आ जाता है और वह एंडेडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। इसके बाद नॉर्टन एंडेडी के पास जाता है और उसे कहता है कि टॉम ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मार दी गई। लेकिन एंडेडी जानता था कि नटन झूठ बोल रहा है, क्योंकि टॉम भागने वालों में से नहीं था और उसकी सजा भी तो सिर्फ 2 साल की ही थी। एंडेडी नटन से कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूंगा, जिसके बाद नटन से 1 महीने के लिए और काल कोठरी में रहने देता है। काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडेडी बाहर जाता है तो रेड उसके पास आता है। एंडेडी उससे पूछता है, क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकाल पाओगे? रेड कहता है, शायद जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो तब वह ब्रूक्स की तरह मुझे भी छोड़ देंगे। एंडेडी रेड को अपनी पत्नी और उसकी कहानी बताता है और कहता है, जब मैं जेल से बाहर निकलूंगा तब मैं मैक्सिकन बीच पर जाऊंगा जो काफी खूबसूरत है। मैं अपनी बाकी की जिंदगी वहाँ पर बिताना चाहता हूँ। वहाँ मैं अपना छोटा सा होटल खोलूंगा। तब रेड कहता है कि उम्मीद बहुत खतरनाक चीज होती है। एंडेडी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, लेकिन अब मेरे पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊं या मर जाऊं। फिर एंडेडी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एंडेडी रेड से कहता है कि तुम वादा करो कि
तुम मेरा एक काम करोगे? रेड कहता है कि हाँ मैं जरूर करूंगा। एंडेडी कहता है कि बॉक्सन के पास एक बहुत बड़ा मैदान है, उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है, उस पत्थर की दीवार पर एक ब्लैक कलर का पत्थर है, उस पत्थर के नीचे कुछ घड़ा है। वादा करो जब भी तुम जेल से बाहर निकलोगे तुम वहाँ पर जरूर जाओगे। रेड पूछता है उस पत्थर के नीचे क्या है? एंडी कहता है इसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। ये कहकर एंडेडी यहाँ से सीधा नटन का काम करने जाता है। वो नटन का काम खत्म करके उसके सारे डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। डॉक्यूमेंट्स रखने के बाद एंडेडी को नटन अपने कपड़े देता है। वह कहता है मेरे कपड़े इस्त्री करवा देना और मेरे जूते को आईने की तरह चमका देना। इसके बाद एंडेडी वापस अपने सेल में आ जाता है। वहीं रेड आज रात को बहुत परेशान होता है क्योंकि उसे शक है कि एंडेडी अपनी जान दे सकता है, क्योंकि आज सुबह ही एंडेडी ने उसके एक दोस्त से 6 फीट का एक रस्सी मांगा था। अगली सुबह जब सभी के सेल के दरवाजे खोलते हैं तो एंडेडी अपने सेल से बाहर नहीं आता और जब गार्ड्स उसके सेल के पास पहुंचता है तो वह पूरी तरह से हैरान होता है। वही नॉर्टन को दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए निकालता है, पर उस बॉक्स में उसकी नहीं बल्कि एंडेडी के जूते होते हैं और तभी सायरन बजता है और यह सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। नॉर्टन एंडी के सेल में जाता है जहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। नॉर्टन रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है? रेड कहते हैं कि मुझे क्या पता। इस बात पर नटन को बहुत गुस्सा आता है। उसके हाथ में जो पत्थर था वह रेड की तरफ फेंकना शुरू कर देता है और एक पत्थर वह उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगा होता है, पर पत्थर टकराकर नीचे नहीं गिरता बल्कि पोस्टर के आर पार हो जाता है। और अब नॉर्टन को शक होता है और जब नॉर्टन पोस्टर के पास जाकर अपना हाथ अंदर डालता है तो वह देखता है कि एंडी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी होती है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह दीवार बहुत मजबूत होती है। बिना मशीन के दीवार पर सुरंग बनाना लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था, पर एंडी नामुमकिन को मुमकिन करके यहाँ से भाग गया था। इसके बाद सभी गार्ड्स उस तरफ जाते हैं जहाँ से एंडी बाहर निकला था। वहाँ पर उन्हें एंडी के पुराने कपड़े और वह हथौड़ी मिलती है जो आज से 20 साल पहले एंडेडी ने रेड से मंगवाई थी। ये वही हथौड़ी थी जिससे पिछले 20 सालों से एंडेडी जेल में अपनी सेल की दीवार पर सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वह उसे अपनी जेब में रखकर ग्राउंड में बिखेर देता था। एंडेडी ने आखिरी बार जब नॉर्टन के लिए काम किया था तो नटन के काले धन के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है। नटन को इस बात का पता नहीं चलता। साथ ही नटन ने अपने कपड़े जो उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडेडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहन लेता है। साथ ही उसकी जूते जो नटन ने उसे पॉलिश करने के लिए दिए थे, एंडेडी उन्हें पहनकर वहाँ से निकल जाता है। रात को जैसे ही सारी लाइट्स बंद होती है एंडेडी उस सुरंग से बाहर निकलता है। इसके बाद वह एक गटर का पाइप तोड़ता है और उस गटर के पाइप में रेंगता हुआ वो उस जेल से भाग जाता है जहाँ से आज तक कोई कैदी नहीं भागा सका। अगली सुबह एंडेडी उस बैंक में जाता है जहाँ पर नॉर्टन का सारा काला धन होता है। ये धन एक ऐसे आदमी के नाम पर होता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल जेल से एंडेडी ही उस आदमी के सिग्नेचर करता था। साथ ही एंडी के पास उसे आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, इसीलिए एंडेडी बैंक में जाकर सारे पैसे निकाल लेता है जो करीब 2.5 मिलियन थे। यानी कि एंडेडी न सिर्फ आजाद हो गया बल्कि वह बहुत अमीर भी हो गया था। एंडेडी के पास नटन के काले चिट्ठों के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वह प्रेस को भिजवा देता है। अगली सुबह यह खबर अखबार में छप जाती है और जब नटन तिजोरी खोल कर देखता है तो उसमें उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर एंडेडी ने लिखा होता है कि तुमने सही कहा था, मुक्ति इसी में है। और जब नॉर्टन पेज पलटता है तो वह देखता है कि उस बाइबल में हथौड़ी के आकार का एक सांचा होता है। दरअसल एंडेडी ने पेज को हथौड़ी की शेप में काटकर एक सांचा बनाया होता है जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। और आज से 20 साल पहले जब नॉर्टन पहली बार एंडेडी की सेल में गया था और उसने एंडेडी की बाइबल उसके हाथ से लेकर वापस उसे लौट आई थी, उस वक्त भी वह हथौड़ी इसी बाइबल के अंदर थी। अब नटन का पूरा चिट्ठा खुल चुका है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है, पर इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती नटन अपने आप को गोली मार देता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडेडी के दोस्त रेड की सजा को भी माफ कर दिया जाता है, पर बाहर की दुनिया में रेड का भी दिल नहीं लगता, बिल्कुल ब्रुक्स की तरह, क्योंकि उसने भी अपनी जिंदगी के 40 साल जेल में गुजारे थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहाँ पर लाइब्रेरियन ब्रूक्स रहा करता था और रेड भी अपनी जान देना चाहता है, पर तभी उसे अपना वह वादा याद आता है जो उसने एंडेडी से किया था और वह उस जगह पर जाने के लिए निकल पड़ता है। जब रेड उस जगह पर पहुंचता है तब उसे वह पत्थर मिल जाता है जिसके बारे में एंडेडी ने उसे बताया था। उस पत्थर के नीचे उसे एक डिब्बा मिलता है। उस डिब्बे के अंदर उसे पैसे और एंडेडी का लेटर मिलता है। उसमें लिखा था कि मेरे दोस्त यहाँ तक आ गए हो तो थोड़ा दूर और आ जाओ। मैंने तुम्हें जिस शहर का नाम बताया था वह तो तुम्हें याद होगा ही, वहाँ पर मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हम दोनों मिलकर यहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। इसके आगे एंडेडी ने लिखा था कि उम्मीद अच्छी चीज होती है, बल्कि सभी अच्छी चीजों में सबसे अच्छी और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ एंडेडी ने आने के लिए कहा था। वहाँ
वहाँ पहुँचने के बाद रेड देखता है कि एंडरडी नाव में बैठकर अपनी नाव ठीक कर रहा था। एंडरडी रेड को देखकर काफी खुश हो जाता है और अपने दोस्त को गले लगाता है। इसी मोमेंट पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।